मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, वो मुसलमान कसूरवार हैं जो तश्तरी में बाबरी मस्जिद को लेके आए। अब इसका बरक्स ले लें, क्या फैसला हिंदू आज़ाद के खिलाफ जाता तो कि वह इस बात को मानते? मसलकी इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मसलकी इख्तलाफात पे रहते हुए जब कोई मिली मसाइल सामने आए तो एक जाज़म पे बैठना सीखो, बजाय इसके कि किसी को काफिर, किसी को रावजी, किसी को गुमराह और किसी को सुलह कुल्ली कहने के बजाय एक जाज़म पर आकर बैठे। आपके उन रहनुमा सो कॉल रहनुमाओं ने आपको सुलह हुदैबिया और मस्जिद के नाम पे आपको डराया कि उनके अपने उल्लू थे, उनके अपने मामलात थे, उनके अपने ज़ाती मफादात। अब मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पर आओ और अपनी जुर्रत का मुजाहरा करो, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में रहते हुए, और जो आइन ने तुम्हें जो कुव्वत दी है उसके रहते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आओ कि 90% मुस्लिम्स तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, यहीं के मूलवासी हैं। उनको चिढ़ आपके मजहब से, आपके दीन से, आपसे नहीं है, आप तो उन्हीं में से हो। खुद सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया। हार्ड रहता कोई टारगेट पे ही नहीं लेता। जब पहली मॉब लिंचिंग पहलू खान की हुई तो उसी वक्त हमको सड़कों पे उतरना चाहिए क्यों, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स अपने बनाने होंगे अगर इज्जत के साथ जीना है, और इसके साथ साथ इससे देश का भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा। यूं बनो, यूं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद, और इस वक्त हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हम बात करेंगे वक्फ बिल और तमाम जो देश के हालात है, सेकुलरिज्म के जो हालात है, और मुसलमानों के साथ जिस तरह से जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, चाहे वो अभी हो, चाहे वो 2014 के बाद से, जिस तरह से बोला जाता है कि 2014 के बाद से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीं सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो सॉफ्ट टारगेट पे है, सेकुलरिज्म खतरे में है, संविधान खतरे में है? अस्सलाम वालेकुम। स्वागत नहीं, खैर मकदम कहिए, उर्दू को जिंदा रखिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान खुद सॉफ्ट हो गया तो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया। हार्ड रहता कोई टारगेट पे ही नहीं लेता। जब पहली मॉब लिंचिंग पहलू खान की हुई तो उसी वक्त हमको सड़कों पे उतरना चाहिए था, क्यों नहीं उतरे? आपको किसी ने घूर के देखा, आप खामोश रहे। किसी ने टल्ला थूका देख के, आप खामोश रहे। किसी ने टल्ला दिया, खामोश रहे। फिर तो गिरबानी हाथ में आता ना। आप तो खुद सॉफ्ट टारगेट बन गए, जबकि आप सॉफ्ट टारगेट किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से नहीं। और 10 साल से हुकूमत उन्हीं लोगों की है जो कि जिन्होंने किताब लिखी, गोलवालकर ने, वी और आर नेशन हु डिफाइंड बंच ऑफ थॉट्स, उसमें मुसलमानों को किस तरह से डिफाइन किया। 100 साल की मेहनत उनकी कामयाब गई। वो आपको दुश्मन समझते हैं, उन्होंने आपको तस्लीम ही नहीं किया। वो इस चीज़ को ही नहीं समझते कि इन्वेडर कौन होता है, सेटलर कौन होता है। वो तो आपके आतरंका बताते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 90% मुस्लिम्स तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, यहीं के मूलवासी हैं। उनको चिढ़ आपके मजहब से, आपके दीन से, आपसे नहीं है, आप तो उन्हीं में से हो, इसी मिट्टी पे पैदा हुए हो। वो आपको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, आपको जलील करना चाहते हैं, और आप जलील होना चाहते हैं। आप ना जाने क्या होगा, किसका खौफ है। मुसलमान वही खौफ ज़्यादा होता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं। अच्छा, बाबरी मस्जिद के वक्त, फैसले के वक्त कहा जाता है कि मुसलमान को वहीं पर सड़क पर आ जाना चाहिए था, ताकि बाद में जिस तरह से अभी तमाम मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, तो उस वक्त ही ये फुल स्टॉप हो जाता। आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, वो मुसलमान कसूरवार हैं जो तश्तरी में बाबरी मस्जिद को लेके आए। अब इसका बरक्स ले लें, क्या फैसला हिंदू आज़ाद के खिलाफ जाता तो कि वह इस बात को मानते? फिर आपने कैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये रहा कि वहां कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद को तोड़ना वॉज एन क्रिमिनल एक्ट, उसके बावजूद श्रद्धा के बेस पर उनको दी गई, और जिन्होंने मस्जिद शहीद की उनको किसी को सजा नहीं। तो क्या ये जिन्नातों ने या भूत प्रेतों ने मस्जिद को शहीद किया था? मुसलमानों को उस दिन ही समझ लेना चाहिए था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये जब उन्होंने आपको देख लिया कि आप में जान नहीं है, आपकी जान नहीं है, आपके उन सो कॉल रहनुमाओं ने आपको सुलह हुदैबिया और मस्जिद के नाम पे आपको डराया कि उनके अपने उल्लू थे, उनके अपने मामलात थे, उनके अपने जाती मफादात।
अजमेर शरीफ दरगाह भी अब टारगेट में है, वहां पर भी सर्वे और की मांग की जा रही है और वहां पर भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी मंदिर का। देखिए, पहले तो मैटर सब्जुडाइज्ड है, उन्होंने गलत जगह तार छेड़ दिया है। वो नाइबुल नबी अताए रसूल का आस्थाना है, अल्लाह के बरगुज़िदा वली का आस्थाना है। वहाँ हर मजहब और मिल्लत के लोग आते हैं। कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है, कंपोजिट कल्चर का है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करता है और इस्लाम का सब में बड़ा गढ़ है। अल्लाह के बरगुज़िदा वली हैं, इनकी क्या औकात जो सर्वे फरवे हो जाएगा। इससे तो हमें और बल मिलता है। इस बात से मुसलमान मुत्तहदा होते और इस बात पे सोचने को मजबूर होते कि जब इतनी बड़ी कलीदी दरगाह तक ही आ सकते तो कोई नहीं बचेगा। ये मुसलमानों के सोचने की बात है कि वो बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, हमारे इदारे बच जाएंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से है कि अब मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पर आओ और अपनी जुर्रत का मुजाहिरा करो, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में रहते हुए, और जो आइन ने तुम्हें जो कुव्वत दी है उसके रहते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आओ। मसलकी इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मसलकी इख्तलाफात पर रहते हुए जब कोई मिली मसाइल सामने आए तो एक जाज़म पे बैठना सीखो, बजाय इसके कि किसी को काफिर, किसी को रावजी, किसी को गुमराह और किसी को सुलह कुल्ली कहने के बजाय एक जाज़म पर आकर बैठो, वरना कोई नहीं बचेगा। अब क्या कहेंगे मुसलमानों को कि किस तरह से आगे उनको क्या कदम उठाना चाहिए? आप लोग जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं या जो लोग जिस तरह से फॉलो करवा रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए? देखिए, हमें कुछ सर्टेन चीज़ों में सेल्फ रिलायबल, खुद कफील बनना पड़ेगा। मेडिकल के बारे में हमें अपने खुद के हॉस्पिटल्स खोलना पड़ेंगे, पैथोलॉजी लैब, इससे मुल्क का भी भला होगा और आपका भी, क्योंकि हॉस्पिटल्स कम है, कम पैसों में बेहतरीन इलाज हो। डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, बेहतरीन लॉयर्स, यूपीएससी में जाना पड़ेगा। अपने खुद के तालीमी इदारे एक्सेलेंस के साथ, वो नहीं टटपुंजे टाइप मीडियोकर्स, वो नहीं, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कायम करना पड़ेंगे। प्रोफेशनल कॉलेजेस बहुत हुई, कब्रस्तान की दीवारें बनवा दी, मस्जिद बनवा दी, कालीन बिछवा दिया, वो हज बदल करवा दिया, 20-20 बकरे कुर्बान कर दिए और जो है हर साल 4-4 उम्रे कर लिए, हर साल हज पे जा रहे हैं। मदरसे और मस्जिद तो ही तामीर कराते रहोगे, ये तो करो, ठीक है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स अपने बनाने होंगे अगर इज्जत के साथ जीना है, और इसके साथ साथ इससे देश का भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा। यूं बनो, यूं नहीं। फिर अपने आप को खुद पर स्टैंड करना होगा, तभी कौम की जो है वो तरक्की हो सकेगी। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ, दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।